नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2014 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2013 का देख चुके हैं कल। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा सौर शक्ति उत्पादन यानी कि फोटोवोल्टिक तकनीकी के बारे में समझते हैं। देखिए, फोटोवोल्टिक सेल को आमतौर पर सौर सेल भी कहा जाता है। यह एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। कुछ पीवी सेल कृत्रिम प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। सौर पैनल फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के साथ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके काम करते हैं। प्रत्यक्ष धारा यानी कि डीसी की बात कर रहा है, उत्पन्न करते हैं और फिर इसे इन्वर्टर तकनीकी की मदद से प्रयोग करने योग्य अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। भारत में अर्धचालक प्लेट बनाने की निर्माण क्षमता नहीं है, अतः हम इसके लिए आयात पर निर्भर हैं। यह भी आपको याद रखना है, हो सकता है कभी यहाँ से स्टेटमेंट बन जाए। ठीक है, सौर तापीय प्रक्रिया सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण को सीधे ऊर्जा में उपयोग या बिजली में परिवर्तित हो सकती है। ये सौर विकिरणों को प्लेट या ट्यूब्स के माध्यम से संग्रहित कर तरल को गर्म कर देते हैं। सौर तापीय प्रौद्योगिकी पीवी की तुलना में कम लागत, कम जगह लेती है। ठीक है, तो आइए अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है, प्रकाश उल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की विकिरण का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है। इसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा, यह ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, प्रकाश उल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दृष्ट धारा यानी डीसी का जनन करती है। उल्टा स्टेटमेंट को लिख दिया है, ऐसे में हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार हैं, किंतु प्रकाश उल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। अभी हमने देखा कि हमको बाहर से मंगाना पड़ता है और ये उल्टा लिख दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ठीक है, और दिया है, उपयुक्त में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला दिया है डिप्थीरिया, दूसरा दिया है छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स की बात कर रहा है, और तीसरा दिया है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स की बात कर रहा है। तो भारत सरकार ने स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से उन्मूलित घोषित कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन केवल सही हो जाएगा बी, केवल 3, और बाकी छोटी माता यानी चिकन पॉक्स और डिप्थीरिया अभी भी भारत में है। वर्ष 2014 में भारत ने पोलियो मुक्त भारत घोषित किया था और स्मॉल पॉक्स को 1921 में ही भारत ने पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, अग्नि-4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। आइए थोड़ा सा अग्नि-4 के बारे में जानते हैं। देखिए, जो अग्नि-4 मिसाइल है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी क्षमता जो है 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसमें 2 चरण होते हैं, दोनों ही चरण में ठोस प्रतिरोधक यानी कि ईंधन होते हैं। ठीक है, यह परमाणु हथियारों को भी ले जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक बात यह भी बता दूं कि अग्नि-5 जो है, यह महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर बढ़ गया है। ठीक है, अग्नि-5 के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अग्नि-प्राइम की अगर हम बात करें तो अग्नि श्रृंखला का नवीनतम तथा छठा संस्करण है। यह 1000 से 2000 के बीच इसका रेंज है। ठीक है, और इसमें अग्नि-1 और अग्नि-2 के उत्तराधिकारी के रूप में भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आइए हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं। पहला इसमें दिया है कि यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो अभी हमने देखा यह सतह से सतह मार करने में एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो पहला तो सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ उसको रखेंगे तो हमारा एक ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है, इसमें द्रव्य नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अभी हमने देखा कि ठोस होता है, द्रव्य नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है,
यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7,500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो अभी हमने देखा कि यह 4,000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है, और सही कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। आइए थोड़ा सा कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएँ। देखिए, जो कायिक प्रवर्धन होते हैं पौधों के प्रजनन की अलैंगिक एक विधि है जो पौधों की पत्तियों, जड़ों तथा तनों से होता है। अर्थात यह पौधे के विशिष्ट वनस्पति भागों के विखंडन तथा पुनर्जनन के माध्यम से संपन्न होता है। आपने देखा होगा कलम लगाना, इस तरह की स्थितियाँ इसमें होती हैं। ठीक है, इसकी विधि को ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, उत्तक वर्धन ये सब कहते हैं। देखिए, कायिक प्रवर्धन में उगने वाले पौधे आनुवांशिक गुणों के माता पिता के समान ही होते हैं, अर्थात क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन वर्ष भर चल सकता है। पौधों को बीजों की तुलना में तेज़ी से उगाया जा सकता है, यानी कि बीज पहले लगाएंगे, टाइम लगेगा, बड़ा होगा। जैसे हम कलम करते हैं उसमें जल्दी से पौधे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभावी करने में सहायक नहीं होते क्योंकि यह पितृ पौधे जैसे ही गुण लेकर पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं होता, यानी कि जीन बेहतर नहीं हो पाता है, ये इसका माइनस पॉइंट है। ठीक है, अगर हम कायिक जनन के लाभ की बात करें तो देखिए, कायिक जनन की प्रक्रिया सरल और तेजी और कम खर्चीली होती है। ठीक है, दूसरा कि नए पौधे में शुद्धता और गुण बरकरार रहता है, यानी कि जो उसके माता पिता का गुण होता है वह उसमें भी आ जाता है। ठीक है, इस विधि से बीज रहित पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीकी का प्रयोग करके बनाए गए पौधे मूल पौधों के हूबहू नकल होते हैं और इसमें कोई विविधता नहीं होती, यानी कि सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, अब आइए अपना विकल्प देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, कायिक प्रवर्धन क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करता है। अभी हमने स्टेटमेंट में देखा, ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि यही इसका माइनस पॉइंट है कि ये विषाणुओं को निष्प्रभाव नहीं कर सकता। जैसा उसका पहले का पौधा होगा हूबहू डिट्टू वही जीन लेकर वह पैदा होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, मतलब लगातार वर्षों वर्ष चल सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे में हमारा विकल्प हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न टेक्नोलॉजी से संबंधित है। दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। एक तरफ दिया है अंतरिक्ष यान, दूसरी तरफ दिया है प्रयोजन। ठीक है, और पूछा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया है, कैसियन हाइगेन्स दिया है इसका प्रयोजन शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचरण करना। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए, कैसियन हाइगेन्स जो होता है ये शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको अगर डिलीट करेंगे तो ऐसे में हमारा 3 ऑप्शन डिलीट हो जाएगा और हमारा विकल्प निकल के आएगा बी, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हमारा ऑप्शन हो रहा है बी। ठीक है, आइए देखते हैं, दूसरा भी देख ही लेते हैं। दूसरा दिया है, मैसेंजर यह बुध का मानचित्रण और अन्वेषण करता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। तीसरा दिया है, वॉयेजर 1 और 2 वाह सौर परिवार का अन्वेषण करता है। ठीक बात है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। और आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्पेस मिशन से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, आप उसको पढ़ के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है यह रासायनिक परिवर्तन इसका उदाहरण नहीं है क्योंकि देखिए, नमक अन्य रासायनिक तत्वों में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि से उड़ जाता है, ये सब हो सकता है, लेकिन उसका रासायनिक कोई परिवर्तन आप नहीं देख पाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे तो हमारा 2 ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा। हम 50-50 पर आ चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा दिया है बर्फ का गलना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है,
बर्फ पहले भौतिक रूप में होता है, गल के पानी हो जाता है, द्रव्य बन जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है, यानी कि वह बदल रहा है, वह रासायनिक रूप में उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है दुग्ध अस्कंदन, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। दूध का अस्कंदन यानी कि खट्टा होना एक अस्थायी प्रक्रिया है, इसे वापस दूध में नहीं बदला जा सकता, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग छाछ के रूप में, दही के रूप में इसे यूज करते हैं दैनिक जीवन में। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये पूछा है। तो आइए पहले ट्रांसजेनिक फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसजेनिक फसल से यह तात्पर्य होता है कि ऐसी फसलें जिनके जीन को कृत्रिम रूप से संशोधित कर इच्छित जीन को जोड़ा या घटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, ताकि वे इच्छित लाभों जैसे उपज में वृद्धि, रोगों से लड़ने में क्षमता उनको विकसित हो जाए, सूखे के प्रति प्रतिरोध हो जाए, उनमें पोषक तत्व बढ़ जाए, शाकनाशी के प्रति सहनशीलता उनमें विकसित हो जाए, इस तरह का गुण उनके अंदर आ जाए, इसलिए किया जाता है। ठीक है, बंडिंग तथा ग्राफ्टिंग कायिक प्रवर्धन तकनीकी का उपयोग ट्रांसजेनिक फसलें बनाने में प्रयुक्त नहीं होती। ठीक है, कोशिका नरबद्धता पौधों में विशिष्ट परमाणु और माइक्रोकांडियल प्रक्रिया के बाद आंशिक या पूरी तरह से बाझपन है। इस तकनीकी में जीनोम के कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, जीन निर्भरता एक निश्चित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक कोशिका में जीन अभिव्यक्तियों का नियमन है। ठीक है, आइए अब हम अपना पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, तो इस तरह का चर्चा हमने कहीं देखा इसमें नहीं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कोशिका द्रव्यीय नरबद्धता, अभी हमने एक्सप्लेन किया। और तीसरा दिया है जीन निर्भरता, अभी एक्सप्लेन किया गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है मक्का का मड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। दूसरा दिया है मक्के से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फील्ड स्टॉक हो सकता है, यह भी सही है। और तीसरा दिया है मक्के के प्रयोग से अल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। मक्के से, चावल से, गेहूं से अल्कोहलिक पदार्थ बनाए जाते हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो देखिए, पहला दिया है इसमें केकड़ा, दूसरा दिया है बरूथी, तीसरा दिया है बिच्छू, चौथा दिया है मकड़ी। तो केकड़ा वैसे भी आप देख सकते हैं, बिच्छू और मकड़ी ये सब जमीन पे पाए जाते हैं और केकड़ा जो है वो नदी के आसपास मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन वैसे ही अलग दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, हमारा विकल्प हो जाएगा ए, केकड़ा। ठीक है, हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया है इसकी कमी से यानी इसकी हीनता से कौन से रोग हो जाते हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, सभी को पता है, ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे, तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन गया, हम लोगों का हो जाएगा 50-50। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, ये भी सही है हम लोगों का। और तीसरा दिया है विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से रतौंधी, तो ये गलत है, क्योंकि रतौंधी जो होता है यानी कि रात्रि अंधता जो होती है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आपके बायोलॉजी की एनसीईआरटी में यह एक चार्ट के रूप में बना होगा, वहाँ से आप जाकर पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए से लेके विटामिन ई तक वह कैसे प्राप्त होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, सब पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 2014 के प्रश्न पत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का लास्ट प्रश्न दिया है, विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों। तो आइए पहले नैनो कण क्या है, नैनो पार्टिकल्स क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच छोटे कण हैं। ठीक है, नैनो तकनीकी पदार्थों के उसके परमाणविक स्तर तक छोटा करके उसे अधिक उपयोगी बनाने की एक प्रक्रिया है। नैनो कणों के बारे में कुछ चिंताएं हैं। फॉर एग्जांपल, पर्यावरण के लिए प्रभाव जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं,
वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं जो मानव के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावा मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। नैनो कणों की उच्च सांद्रता के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों की समस्या और हृदय रोग होता है। हाल के एक अध्ययन से यह भी पता लगा है कि मां में प्रवेश करने वाले ब्लैक कार्बन कणों की संख्या बच्चे के अंदर भी पहुंच सकती है। ठीक है। नैनो प्रदूषण एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग निर्माण प्रक्रिया के दौरान नैनो उपकरणों या नैनो सामग्री द्वारा उत्पन्न कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास दिल्ली या अन्य जगहों पर केवल PM 2.5 या PM 10 प्रदूषकों की निगरानी करने की सुविधा के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। ठीक है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को दूषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है, वे खाद्य श्रृंखला को प्रविष्ट कर सकते हैं। अभी हमने एक्सप्लेन किया। तीसरा दिया है, वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। यह भी सही है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने UPSC 2014 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न कर लिया। अब कल हम UPSC 2015 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।